अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए। आज तो डॉक्टर साहब की सूरत भी नजर आ रही माशाल्लाह। हैं, क्या हाल है आपके मरीज का? बुर्किना फासो वाले? जी, मैं हर रोज़ खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो पहले से गुज़श्ता उनकी याददाश्त तो बहाल हो गई है पूरी तरह? पूरी तरह नहीं, अब कुछ तरह इमोशनल से हो जाते हैं किस वक्त उसमें। वो तो होते हैं जी, ऐसी इंजरी में काफी कुछ अरसा लगा करता है इसमें। जी ज़रूर। लेकिन वो जो पुरानी याददाश्त का खो जाना और ये ख्याल कि मैं वहीं हूँ अभी तक, पूरी तरह भी नहीं, वो हैं? अभी पूरी तरह नहीं है उनके। अब वो लंदन पहुंचे हैं कि नहीं अभी तक? बताया था उनको कुछ थोड़ा बहुत उनको एहसास है अब। अच्छा, अब जान चुके हैं थोड़ा बहुत। लेकिन लगभग से जो फिजिकल हुजूर उनकी सिम्टम्स है ना, वो ताकत मसलन पहले तो सिर्फ जो पहले दिन देखा था यहाँ पे, वो उनका सिर्फ अंगूठा हिलता था थोड़ा सा। ठीक है। अब लगभग से वो उठा सकते पूरा हैं, बाजू भी, और उनको बार वो वर्जिश करने ये जब दोबारा ज़हनी ताकत वापस आया करती है जी जी तो बाज़ दफ़ा जिस्मानी जोश भी बड़ा एकदम उठा करता है, ठीक इसलिए एहतियात ही करें पास जाने से। ठीक है सर, वो कमजोरी देखते देखते एकदम इतना जोश आ जाता है। मैंने देखे हुए ऐसे मरीज, ठीक है जी, उनको फिर वो ठंडा करने वाली दवाएं देनी पड़ती हैं। ठीक है जी। कुछ वक्त लगेगा, तकरीबन महीना 2 महीने लगते हैं पूरे वापस नॉर्मल की तरफ आने में। ठीक है सर, मगर आम इम्प्रूवमेंट आपके ख्याल में अच्छी है? बहुत माशाल्लाह। अलग से बहुत काफ़ी है जी, और बड़ी तसल्ली बख्श है। पहचान लेते हैं कि मैं भी गया था तो। अच्छा, हाँ जी, पहचान लिया था? जी हाँ। पता नहीं क्या पहचान है आपको, क्या पता? मुझे ज़ाती तौर पर क्या ज़ाती तौर पर आप फैसलाबाद से हैं। दिखा ये? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बुर्किना फासो क्या करने आए हैं? बातें तो उधर की करते ये कह रहा हूँ, उधर की करते ये हो सकता है कि ये बुर्किना फासो आ गए। ठीक है, मगर मेरे ख्याल ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं भी इसलिए नहीं जा रहा। इस वक्त इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इम्तिहान नहीं लेने चाहिए ज़्यादा, जी ज़रूर, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी मेमोरी, फिर यहाँ के लोग जाना शुरू करें जब उनको पता लग जाए कि मैं किसी और जगह हूँ। एक और वजह हुजूर ये भी हुई कि वहाँ खाना जो है वो बहरहाल बड़ा ब्लैंड सा होता है, वो काफ़ी अर्सा तक खाते नहीं रहे, ठीक है, उससे भी कमज़ोरी काफ़ी रही है। अच्छा, अब कुछ दिनों से खाना शुरू किया है, मेरे सामने वो 1-2 बस लुकमे लिए और छोड़ दिया, उनको बहुत ब्लैंड सा खाना उबला हुआ तो उनको पसंद नहीं था हॉस्पिटल का? जी। वैसे भी कुछ थोड़ी बहुत उमूदगी थी, तो काफ़ी कमज़ोरी उसकी वजह से भी थी। अब अलग फल से नहीं, उस वक्त खाने की ताकत भी कहाँ थी? थोड़ा वो ड्रिप बाहर लगा हुआ था उस वक्त उन्होंने ताकत के लिए, लेकिन वो जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो उसका भी कुछ थोड़ा बहुत दखल था। अब कुछ शुरू किया खाना? हाँ जी, अच्छा, खाते हैं अलग फल से, ठीक। कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई? अभी तक मूव नहीं की बावल, बिकॉज अभी पूरा वो नहीं। फिर वो जरूरी है ना कॉस्टिकम दें उनको? बहुत अच्छा जी, हाँ, अच्छा जी, शुरू में वॉल्स की कमजोरी है, कॉस्टिकम जरूरी है देना। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ दवाएं हैं जो मैं जाने से पहले पढ़ाना चाहता था। एक है बूफो, एक इग्नेशिया और एक एपिकॉक। फर्क आप बताएं, ये उस 100 में शामिल हैं जो पहले नहीं ना शामिल, और जो नई पढ़ाई या जो फहरिस्त तैयार की थी हमने 64 की, उसमें भी नहीं है, ये बीच की हैं, नो मैंस लैंड की। क्यों डॉक्टर शाह साहब हैं? तो इसको भी दाखिल करें। हमने अभी हिसाब लगाया और हमारी तकरीबन 80-90 तो दवाएं और बन जाएंगी, और अच्छा हुआ हमने बीच में वक्फा डाल दिया, वरना पहली जो इन्होंने किताब तैयार करके मुझे दिखाई थी 1000 सफ़े की बन रही थी, उसको अब मुख्तसर किया है, इस तरह के टोटा किया है कि सफ़ा लंबा किया है और अल्फाज बढ़ा दिए हैं फीसद तक, तो अब 800 तक आया है साइज़, और इससे ज़्यादा फिर मैनेजेबल नहीं है। मेरे ख्याल में 800 बहुत काफ़ी है। अभी उसके बाद अपेंडिक्स भी लगना है, उसका रेफरेंसेस वगैरह सारे, तो एक जिल्द होगी वो, एक दूसरी जिल्द जो अब पढ़ा रहे हैं हम, या पढ़ा चुके हैं, ये नई जिल्द में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब शौक हो गया लोगों को, जल्दी से सबक शाया करो। कब करोगी? नीमा खोखर ने हामी भरी कि नहीं तो मदद करने की? क्या करेगी? शुरू कर दिया काम तुमसे। अच्छा, जज़ाकल्लाह। हमारी 2 मोस्ट एफिशिएंट लेडीज जो है ना कलम के ऊपर, कलम के साथ काम करने में, ये 2 यही हैं।
बाजी कांता बहुत काबिल है, एफिशिएंट नहीं है इतनी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे काम जिनसे मैंने काम लिए हैं उनमें प्रोडक्टिव वॉल्यूमिनस नहीं है इतनी। जैसे तुम लोग तो लगा दो, अंबार लगा देते हो ना कागजों के देखते देखते, इस मामले में इनके मुकाबले पे और कोई नहीं देखा मैंने। खत भी खूबसूरत और तहरीर उम्दा, और फिर निकलती जाती है जैसे चश्मा फूट पड़े हैं। हम जो 10 दिन में लिखते हैं वो 1 दिन में लिख लेती हैं ये दोनों, समझ गए? हाँ। इसलिए बाकियों से माजरत के साथ काफी चेहरों पे कोई मायूसी आई है। शुरू करते हैं अब, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं वो जो 100 दवाएं हैं आपकी, उन दवाओं से मुतल्लिक कुछ छोटे छोटे नोट्स का इजाफा करने वाला है। वो मैं अभी आपको बता देता हूं। वो कहाँ गया? वो कागज ही कहीं पूरा है आप, ये हाँ ठीक है। जो मैं उर्दू में बताऊंगा इससे आप फिर दोबारा ट्रांसक्राइब कर लेना, लिख लेना। क्या? कौन सा? जो आपने मुझे दिलवाया था। नहीं नहीं, मैं बताने लगा हूँ, उसके मुताबिक मुख्तसर करें, ठीक है? अगर वो फर्क हो तो फिर ठीक कर लें, वरना रहने दें बेशक। इथूजा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बच्चों की दवा है अमूमन ये, और इसकी ख़ास निशानी ये है कि अगर मैदे की अलामतों को ज़बरदस्ती ठीक किया जाए दवाओं से तो ऐसे बच्चे के दिमाग पर हमला हो जाता है। और दिमाग के साथ इसका एक ऐसा ताल्लुक है जो बड़ों से भी है, ख़ास तौर पर तलबा जिनको एग्जामिनेशन फंक हो, यानी इम्तिहान के कमरे में दाखिल होकर याद आई हुई अच्छी भली याद चीज़ें जो हैं भूलने लग जाते हैं, या सवाल देखा है जवाब लिखने लगे हैं तो एकदम दिमाग खाली हो गया। ऐसे लोग बेचारे बड़े काबिल होने के बावजूद फेल होते रहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जामिनेशन फंक। उसकी इथूजा चोटी की दवा है और 200 ताकत में ये बेहतरीन काम करती है। इसके साथ एक और दवा भी है एन आर्जेंटम नाइट्रिकम, वो भी पढ़ानी है आपको, शायद अभी पढ़ा दी है आर्जेंटम नाइट्रिकम। उसमें भी यही खूबी पाई जाती है, इसलिए इन दोनों को अगर मिला दिया जाए 200 ताकत में तो इम्तिहान वाले दिन से एक रात पहले एक खुराक दे दें और एक सुबह जाते वक्त दे दें तो उससे खुदा के फल से बहुत नुमाया फ़र्क पड़ता है। एगेरिकस आपको पढ़ा चुका हूँ, हाँ कि नहीं? वो चिल ब्लेंस के लिए जो एगेरिकस काम करती है वो पस्टिला उस सूरत में करती है अगर हाथों में गर्मी हो। सर्दी की सूरत में एगेरिकस और गर्मी और जलन की सूरत में पस्टिला, दोनों हाथों के सूजने और खारिश में जो सर्दी के असर से अमूमन होती है। लेकिन ये अलामतें खा किसी वजह से भी हों, उन दोनों में एगेरिकस और पस्टिला इस तरह पहचाने जाएंगे। ठंड का एहसास तो एगेरिकस, वरना पस्टिला। ये भी 200 ताकत में बहुत अच्छा काम करती हैं। एल्यूमिना के मुतालिक आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एलर्जीज में मुफीद है, मगर आमतौर पर एल्यूमिना हमारे खाने के बर्तनों में इतना इस्तेमाल होता है कि उसकी वजह से एल्यूमिना बेअसर हो जाती है जब तक ये परहेज़ न किया जाए। एक तरफ से पॉइजन मिल रहा है, दूसरी तरफ से एंटीडोट हो रहा है, ये कोई सही तरीक़ा नहीं है। इसलिए एल्यूमिना का याद रखें कि अगर एल्यूमिना का केस हो तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पीना ये बिल्कुल हराम कर दें उस पर। और अक्सर प्रिजर्व फूड जो है हमारा और फास्ट फूड, उसकी इंडस्ट्री में एल्यूमिना बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये सब कुछ बंद कराना पड़ेगा, वरना फिर एल्यूमिना का एंटीडोट को देना होगा। एंटीमोनियम टार्ट मैंने आपको पढ़ाई है ना,
कि नहीं? एंटीमोनियम टार्ट, क्रूड में लिख लो फिर ये बात। एंटीमोनियम क्रूड और टार्ट दोनों अगर मिला के दें तो ये जो जिल्द पे छालों के बन जाते हैं, बच्चों के छालों की क्रॉप्स, फसलें सी निकल आती हैं जगह जगह, उसकी चोटी की दवा है ये। बेहतरीन दवा है क्योंकि ये उसकी जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों में मुफीद हैं ये, चेचक में भी, और काकड़ा राकड़ा कहते हैं दूसरी चीज को, काकड़ा राकड़ा, इन दोनों में भी मुफीद है ये। और आम जो छाले निकल आते हैं बच्चों के, उनमें बेहतरीन है। आर्निका का आपको मैं बताया हुआ सर्जिकल शॉक्स के लिए पहले बता चुका हूं। आर्निका को रूटीन में हर ऑपरेशन से पहले देना जरूरी है। 1000 में अगर दिया जाए थोड़े वक्फे से तो ये बेहतरीन दवा साबित होती है, और ऑपरेशन के बाद भी अगर दोहराया जाए तो बहुत अच्छा है। सर्जिकल शॉक्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर सर्जिकल शॉक में कॉस्टिकम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कुछ अज़ा काम करना छोड़ दें ऑपरेशन के बाद। सर्जिकल शॉक इन मानों में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गुर्दे काम करना छोड़ दें, अंतड़ियाँ काम करना छोड़ दें, कोई ना कोई अज़ा ऑपरेशन के उसके बद असर के नतीजे में मारूफ हो जाए तो फिर ये दवा दी जाती है, आर्निका और ज़्यादातर कॉस्टिकम। बेराटाकाब और बेराटामेर दोनों बड़ी उम्र की जो रगों की बीमारियां हैं उनमें मुफीद है। खून की नालियां जो मोटी होने लगती हैं और फिर उससे दिमाग पर असर होता है रफ्ता रफ्ता, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसकी बेराटाकाब बहुत चोटी की दवा है, मगर इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत करीब करीब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेराटाकाब में एक ब्लड प्रेशर गिराने की बहुत ताकत है, ऊपर का ब्लड प्रेशर, और इतना तेजी से गिराती है कि अगर बहुत ज़्यादा दें तो ख़तरा यह है कि ऊपर के ब्लड प्रेशर और निचले ब्लड प्रेशर का फासला बहुत थोड़ा रह जाएगा, जो सेहत के लिए मुज़िर हो सकता है। समझे? जिसको ऊपर के ब्लड प्रेशर कहते हैं सिस्टोलिक, नीचे को कहते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक अगर ऊंचा हो निचला ब्लड प्रेशर, तो इसका मतलब यह है कि दिल को आराम मिल ही नहीं रहा। जितना डायस्टोलिक ऊंचा होगा इतना दिल के ऊपर आराम की हालत में प्रेशर होगा, ये मतलब होता है उसका। दिल जब धड़कता है तो एक हरकत में वो पूरा जोर लगाकर खून को ऊपर फेंकता है, उस वक्त जो दबाव है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब वो एक धड़कन से दूसरी धड़कन में मुंतकिल होने के दरमियान वक्फा लेता है, उस वक्त जो तभी दबाव है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। वो दबाव अगर ऊंचा रहे तो इसका मतलब है कि आराम जिस वक्त पहुंचना चाहिए दिल को, उस वक्त आराम नहीं पहुंच रहा और हर वक्त का तनाव है। तो बेराटाकाब मेरे तजुर्बे में, मैंने जो तजुर्बा किया अक्सर यही देखा कि ऊंचे ब्लड प्रेशर को तो गिरा देता है, निचले को नहीं। निचले के लिए बस दूसरी दवाओं की ज़रूरत है जो असल दिल की बीमारी से ताल्लुक़ रखती हों। तो इसलिए बूढ़ों में भी या जवानों में भी जब ज़रूरत पड़े, बेराटाकाब को वक्फों वक्फों से इस्तेमाल किया करें, ताकि वो बड़ा मकसद हासिल हो जाए जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के ख़िलाफ़ है और वक्ती तौर पर कोई नुकसान न पहुँचे। ठीक है?
बेराटाम्योर दोनों बेराटाकाप के साथ बेराटाम्योर भी वही सिफात रखता है। और अगर जवान आदमी वक्त से पहले बूढ़ा दिखाई दे और बूढ़ों वाली हरकतें ज़हनी तौर पर उसमें ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएं, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर बुढ़ापे की और दवाएं हैं, जिल्द सुकड़ जाती है, मैंने कई आपको दवाएं पहले बताई हैं। ये ज़हनी असर के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो अपनी उम्र से पहले याददाश्त खोना शुरू कर दे और उसमें ये इलामतें ज़ाहिर हो जाएं जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की इलामतें हैं, तो बेराटाकाप बेराटाम्योर दोनों उसमें मुफीद हैं। डकार आजकल बहुत आम है दुनिया में, कसरत डकार से दुनिया बीमार हुई हुई है बेचारी। मेरे समझ तक इंग्लिस्तान में है, मगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जहाँ से खत आते हैं वो डकारों से तंग आए पड़े हैं। अभी आने से पहले एक फ़ोन आया, मैंने कहा क्या है, कहते डकार बहुत आते हैं इसलिए मुझे याद आ गया है तो अब फ़ोनों पे भी डकार आ रहे हैं लोगों को। उसका असल इलाज तो ये है कि पेट में मुख्तलिफ वर्म्स पैदा हो जाते हैं। एक ये तहकीक ज़रूरी है कि वर्म्स तो नहीं है कहीं, उसका इलाज होना ज़रूरी है। और बाज़ पानियों के अंदर बाज़ गंद होने की वजह से बाज़ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पलते हैं, उनके नतीजे में भी वो शुरू हो जाता है डकार का सिलसिला। तीसरी वजह है हाइपर एसिडिटी। जिन कौमों में जैसे इंग्लिस्तान वाले लोग हैं, कोका कोला वगैरह पीने की बहुत आदत हो या तेज़ाबी जूस पीने की आदत हो, उनका तेज़ाब का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वो तेज़ाब जो खुराक में हाजमे के काम नहीं आता वो बढ़ जाता है, और जो खुराक में काम आता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होने की बजाय ये जो तेज़ाब है आर्टिफिशियल खाने से मुख्तलिफ किस्म के तेज़ाब पैदा होते हैं, ये खुराक को हज़म करने की बजाय उसको अंदर गलाना सड़ाना शुरू कर देते हैं और मैदे के अंदर वो ताफुन पैदा होना शुरू हो जाता है और खट्टे डकार और मुसीबतें। एक ये भी वजह है जिसकी वजह से ग़िज़ा जो है वो हज़म होने की बजाय वो गैसों में तब्दील होने लग जाती है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पहचान है ये बहुत मुश्किल है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मैंने पूछा है, हमारी चोटी के बाद अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो खुद इस बारे में कोई तसल्ली नहीं रखते कि अंदर क्या हो रहा है। बाज़ दफ़ा वो हाइपर एसिडिटी की वजह से एसिड दबाने वाली दवाएं देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सप्रेस हो जाता है और कुछ देर के बाद फ़ायदा होने की बजाय बहुत सख्त नुकसान हो जाता है। तो असल इलाज ग़िज़ा का तवाज़ुन है, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। हर वो ग़िज़ा जो किसी इंसान के अंदर तेज़ाब पैदा करती है वो उस ग़िज़ा से परहेज़ करे, और हर शख्स की ग़िज़ा अलग अलग है। ये दुरुस्त नहीं कि हर ग़िज़ा लाज़िमन एक ही असर पैदा करेगी। बाज़ ग़िज़ाएँ बाज़ लोगों के अंदर तेज़ाबियत पैदा करती हैं, बाज़ नहीं करती। फिर बाज़ दफ़ा चाय ज़्यादा पीने से भी मैदे के ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उससे भी हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तम्बाकू खाने या पीने वालों के अंदर भी तेज़ाब का रुझान बहुत बढ़ जाता है। तो इनमें से हर असल को पहचान कर उसका एंटीडोट देना ज़रूरी है। किसी एक फार्मूले से सब बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। चाय का बद असर किससे मिटेगा? थूजा। ठीक है, मगर ये नहीं कि चाय भी दबा सट पिए जाओ और थूजा भी खाए जाओ है? वक्त हिसाब करके करना चाहिए काम। जो बद असर आ जाए थूजा से मिटाएं, लेकिन ये फिर चाय पीना भी कुछ कम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह ये कोक शोक जो है इनसे परहेज़ ही लाजिम है। मगर फिर भी जो वो डकार पैदा हों या हवाएं पैदा हों उसको अमूमन होम्योपैथी ने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। ज़रूरी नहीं कि इन तीनों से काबू आ जाए, मगर एक इम्कान है। फार्मूला ये बनाया हुआ है कि अगर डकार आए ऊपर की तरफ निकलें और डकार से कुछ तबीयत
میں سکون ملے تو کاربوویج دوا ہے، اور 30 میں یا 200 میں ریپیٹ کی جائے۔ اگر ہوا نیچے کی طرف رخ کرے اور اس سے کچھ آرام پیدا ہو تو پھر لائکوپوڈیم دوا ہے۔ اگر ہر طرف گھومتی پھرے، نہ اوپر نہ نیچے، چین نہ آئے، تو پھر چائنا۔ یہ 3 ہیں بنے ہوئے۔ تو ایک ان سے میں نے دوا بنائی تھی CCL 30 میں، وہ ربڑ میں دیا کرتے تھے، بعض کیسوں میں تو مفید ہوتی تھی، بعض میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے فارمولوں پہ اتنا نہیں چلنا چاہیے، اصل علاج ہے تشخیص کرنا، اصل طریق ہے تشخیص کرنا۔ وہ صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ورمز کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جس پیٹ کے اندر کچھ کیڑے مستقل بیٹھ جاتے ہیں، ان کو جب تک صفا نہ کیا جائے اس وقت تک یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بہت مشکل ہے ہوا کا علاج۔ کاسٹیکم اور فاسفورس یہ آواز بیٹھنے کی چوٹی کی دوائیں ہیں۔ کاسٹیکم میں تو اکثر فالج کی وجہ سے بیٹھی ہو یا روزمرہ کے نزلے وغیرہ کی وجہ سے، تو کاسٹیکم گلے کو ٹھیک کرنے کی ایک اہم دوا ہے۔ لیکن فاسفورس میں فرق یہ ہے کہ فاسفورس ایسے گلا بیٹھنے کی دوا ہے جس میں آواز کی نالیوں پہ بلغم جمتی رہتی ہے اور ہر وقت کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو مسلسل عادت ہوتی ہے، وہ مجبور ہیں، کیونکہ تھوڑی سی بات کی تو وہ آواز کی نالی کے اوپر، وہ ان کے دھاگوں پر جن سے آواز پیدا ہوتی ہے، ان ریشوں پر بلغم جمتی رہتی ہے۔ ایسی عادت والے لوگوں کو اگر آواز بیٹھ ہی جائے تو فاسفورس بہت فائدہ دیتا ہے، ویسے بھی روزمرہ کے لیے مفید ہے۔ اور تیسری دوا ہے رسٹاکس۔ رسٹاکس میں بولنے سے پہلے تو آواز بہت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو مریض بولتا ہے اس کی آواز بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ 3 موٹی علامتوں کے لیے موٹی دوائیں یاد رکھیں۔ کیموملا کا پتہ آپ کو کس چیز کے لیے ہے؟ غصہ اور غصہ ایک ہی چیز ہے، اور بد اخلاقی کے 3 دانتوں کے زمانے میں بہت مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کو، ہماری مونا کا بچہ میرے ساتھ تھا سفر میں، اس کو تکلیف ہوئی اور نزلہ زکام گلا پکڑا گیا، اس کو میں نے کیموملا شروع کرا، 1 دن کے اندر بالکل تکلیف ظاہر ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو جو دانتوں کی وجہ سے گلے کی خرابی یا ناک کی خرابی ہے وہ کیموملا سے ٹھیک ہوتی ہے۔ اور کیموملا کس چیز میں مفید ہے؟ اینٹیڈوٹ ہے کافی کا، ٹھیک ہے۔ چیریڈونیم پڑھا چکا ہوں آپ کو، ہیں؟ یہ نہیں مانتے ہمارے بشارت صاحب، کہتے ہیں سواری کوئی نہیں، اور چینیم آرس پڑھ چکے ہیں؟ چینیم آرس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک خاص علامت یہ ہے کہ انڈوں سے اسہال لگ جاتے ہیں۔ وہ بچے جو انڈا نہ کھا سکیں، عام طور پہ کیلکیریا کارپ کا خیال آتا ہے انڈے سے بدہضمی، لیکن انڈے سے اگر اسہال لگتے ہوں تو پھر چینیم آرس دوا ہے، اور بہت تیز اثر کرنے والی، جلدی اثر کرنے والی ہے سلامت میں۔ اور کاکولس کس چیز کی دوا ہے؟ کون سے چکروں کی؟ خاص طور پر سفر میں بہت مفید ہے۔ یہ تو اتنی بار آزمودہ دوا ہے کہ اس کے بغیر
جو بچے الٹیاں کرتے ہیں ان کے صفحہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. رات سونے سے پہلے دیں, پھر سفر سے پہلے صبح آئے گی اس میں کھلائیں, پھر سفر شروع ہوتے ہی ایک خوراک دے دیں. اس کے بعد دیکھیں کافی فرق پڑ جاتا ہے. اگر نہ فرق پڑے تو پھر وہ ایک نسخہ ہے میرا جس میں نکسومی کا بھی ہے اور کاکولس بھی ہے اور ایپیکاک, یہ 3 بڑی دوائیں ہیں. شاید ایک اور دوا بھی ہوگی, آرسنک. آرسنک کیا؟ ہاں, پیٹرولیم اور آرسنک. یہ چھٹے کے طور پر اگر کاکولس ناکام رہے تو بہت مفید ہے. بہت کم کیسز ہوں گے جن میں اثر انداز نہ ہو. اور کاکس کس چیز کی دوا ہے؟ وہ بچے جن کو سارا سردیاں نزلہ رہتا ہے اور جن کے ریشے دھاگے دار لمبے اور ہر وقت کی خونسات, ان کے نزلے زکام گلے کی تکلیفوں کے لیے کاکس کیکٹائی بہت مفید ہے اگر یہ سردیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. گرمیوں کے نزلوں کی اور دوائیں ہیں. اور کالی کھانسی بعض دفعہ کچھ آگے بڑھ کر پھر وہاں اٹک جاتی ہے. نارملی کالی کھانسی کو چین میں کہتے ہیں 100 days cough, یعنی 3 مہینے 10 دن میں یہ ختم ہو جانی چاہیے. لیکن میں نے دیکھے ہیں مریض جو 6 مہینے سال بھی چلتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ کالی کھانسی کے جراثیم ساتھ ایکٹیو ہیں, وہ اتنا زخم پہنچا دیتے ہیں میمبرینز کو, نالیوں کو, پھیپھڑوں کو, کہ بالآخر مرض ٹھیک بھی ہو چکا ہو تو علامتیں ٹھیک نہیں ہوتی. اس علامتی شفا کے لیے کاکس بہترین دوا ہے. اس لیے ڈاکٹر یہ لکھتے ہیں کہ مرض کے آخر پر یہ مفید ہے, جس کا مطلب ہے کہ اصل بیکٹیریا جو رسپانسیبل ہیں یا وائرس, ان سے کاکس کا اتنا تعلق نہیں, لیکن وہ علامتی تکلیفیں جو بعد میں رہ جانے والی ہیں ان میں کاکس بہت مفید ہے. اور ڈائسکوریا کس چیز میں مفید ہے؟ ڈائسکوریا سب سے زیادہ اہم اثر کرتی ہے پتے پر, اور پتے کے نالی اس کے ارد گرد جو بیماریاں ہیں ان کے نتیجے میں اگر درد ریڈیٹ کرے, پیچھے کی طرف جائے یا شانے کی طرف جائے, تو یہ ڈائسکوریا کی خاص علامت ہے. اور ایک اور علامت یہ ہے کہ آگے دباؤ سے تکلیف بڑھتی ہے, اس لیے مریض پیچھے کی طرف ہٹتا ہے. کالوسنس کا اپوزٹ ہے. تو ہر پیٹ کی تکلیف میں اگر یہ علامت نمایاں ہو جائے کہ انگڑائی لینے سے, پیچھے ہٹنے سے آرام اور دورہ ہونے سے تکلیف, تو ڈائسکوریا بالکل تیر بہدف ہوتی ہے. یہ اکیلی علامت اس کی پہچان کے طور پر کافی ہے. اور دوسرا, کالی کھانسی میں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی ریپیٹیشن ٹھیک نہیں, کینٹ یہ کہتا ہے. بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بے شک ریپیٹ کرو, کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ریپیٹ کرو, ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ سنگل ڈوز زیادہ بہتر ہے. تو سنگل ڈوز سے مراد پھر غالباً یہ ہوگی کہ اونچی طاقت میں, کیونکہ 30 میں تو میں نے دیکھا ہے اکیلی ڈوز کبھی بھی کافی نہیں ہوئی, لیکن 30 میں ریپیٹ کرنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. اس لیے یہ جو ہے ایک انگریز ڈاکٹر کا جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے Drosera rotundifolia 30 or 200 is an almost specific remedy for whooping cough. It can be repeated without harm. جو کینٹ کہتا ہے کہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, غالباً وہ اونچی طاقت میں دیتا تھا اس لیے اس نے محسوس کیا ہوگا کہ نقصان ہے. It can be repeated without harm. As a rule, it is probably best given as a single dose, and then the effect
assessed weekly. कहते एज ए रूल ये मानता है कि सिंगल डोज ज़्यादा बेहतर रहती है और हर हफ्ते उसके असर का जायजा लिया जाए. अगर वो कायम है और जारी है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, वरना फिर हफ्ता 10 दिन के बाद रिपीट किया जाए तो कोई नुकसान नहीं. 200 में मैंने देखा, इसको कभी ऊंचा इससे नहीं दिया कि रब्बा में तो मैं यही अपना दस्तूर बनाया हुआ था कि एक डोज दे के भूलता नहीं था, बल्कि एक डोज दी और हफ्ता 10 दिन इंतज़ार किया. फिर अगर पहली इलामतें उसी तरह शिद्दत से वापस आने लगें तो फिर रिपीट कर ली, वरना उसी पे छोड़ दिया. और 200 से ऊपर चूँकि मैं कभी नहीं गया, इसलिए तजुर्बा करके देखें. यहाँ तो कारी खांसी नहीं होती, गालबन होती है. कम, बहुत कम होती है, वैसे होती है. बाज़ लोगों की खांसी कारी खांसी की तरफ पे आगे ठहर जाती है और उनको कॉकस देनी चाहिए. रोसला भी मुफीद होगी, कॉकस भी गालबन मुफीद होगी. काली काब की क्या पहचान है? काली खांसी में ऊपर के पपोटे सूजे हुए, इसकी खास पहचान है. अगर काली खांसी के साथ ऊपर के पपोटे नुमाया सूज जाएं तो काली काब बेहतरीन दवा है. और इसकी एक और पहचान भी है खास. वो सर्दी तो बहुत दवाओं में है. शोर अचानक दिल पे पड़ता है या मैदे पे पड़ता है, वरना गम की खबर मैदे को लगती है जाके, और शोर के साथ ये मरीज दिल पे हाथ डालता रहता है कि हर शोर दिल पर असरअंदाज हुआ है. और कोई भी डरावनी खबर या गम की खबर हो तो उससे वो मैदे पे उसको असर पड़ता है. ये काली काब की खास अलामत है. जलसीमियम को हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लुएंजा वगैरह में, और मैंने तो इसे बहुत मुफीद देखा है. बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं रूटीन में भी अगर किया जाए इसको तो बहुत मुफीद दवा है. जलसीमियम में एक मिजरेबल फीलिंग होती है जो इस दवा की मुस्तकिल अलामत है. दिल सारा जिस्म, जिसको पंजाबी में आवाजार हुआ हो, वो कैफियत जो है वो जलसीमियम की है. इसलिए 200 में इसको रिपीट करते हैं 3 दफ़ा 24 घंटे में. और बाज़ अच्छे डॉक्टरों की ये रिपोर्ट है कि बहुत मुफीद है. अकेली दवा भी ये इन्फ्लुएंजा को ठीक करने में मुफीद साबित हो जाती है. हेलिब्रस आपको बता चुका हूँ कि नहीं मैं? पहले पढ़ाई हुई है हेलिब्रस? हैं? लो वो जिसने किताब की आई वो मुनकिर हुई बैठी है. हैं? पढ़ाई हुई है? पक्की बात है. वो कहाँ गई? गायब कर दिए तुम्हें? 100 वाली की बात पढ़ाई है? विशाल साहब आपकी फहरिस्त में है बादली में? एच में देखें. अरे बस वो कहती है फर्क है कि कोई सवाल ही नहीं कर सकता. दूध पढ़ाई हुई है, उसके नोट्स भी हैं हमारे पास. मुझे पता है, मुझे भी याद है. मैं निकाल रहा हूँ ताकि मुनकरीन को या मुनकरीन पर हुज्जत तमाम की जाए. समझे आप लोग? एग्जैक्टली 214 पढ़ाई है. ये देखें सारे निशान लगे हुए हैं. ये और ये गालबन पढ़ाई है जर्मनी दिसंबर में से वापसी पे. ये 5 दिसंबर को पढ़ाई हुई.
5 दिसंबर 95। पिछले साल जी जी हैं? जी जी। वो जर्मनी से आया हूँ स्नो रोज। क्योंकि मैंने वो मेरे खास रंग की पेंसिल थी जिसमें जर्मनी के सफर के दौरान निशान लगाए हैं, वो उस रंग में लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये होगा उसके उस सफर में तैयार की होगी। 100 के अंदर होनी चाहिए इसका मतलब है। जर्मनी के खत का जिक्र किया था ना? ये खत का देख लो। जर्मनी के खत का जिक्र। हाँ। अब बताओ कहाँ गए तुम्हारी 100 दुआएं? उसमें भरनी पड़ेगी अब ये निकाल के अगली में डाल लेना। उसमें मिसिंग है ना? मिसिंग है 100 में से मैं दोबारा क्या? चेक करके बताऊँ। अच्छा, मगर चेक करके अगर मिसिंग हो जी तो अब डालने का तो फायदा 101 कर देना तबरुकन। वो तो अच्छे रखते हैं। अच्छा, जो मेरी तैयार हैं 100 से ज़ायद की दवाइयाँ तैयार हैं, लेकिन उनमें भी नहीं है। हो सकता है नहीं अब ज़्यादा दाखिल नहीं करनी क्योंकि वो वक्त भी नहीं रहेगा। मैंने कुछ वो एक ही पट्टी थी जो आपने पढ़ाई थी ना पिछले। मगर इसको चेक कर लो, बाहर की होनी चाहिए इस पहली जिल्द में, नासी अगली में सही। हेलिब्रस मैं तो इसलिए बता रहा था कि सर की चोटों में मैंने आपको बताई हैं जो दवाएं, उनमें हेलिब्रस को भी दाखिल समझें। सर की चोटों के बदअसरात जो दिमाग पे रह जाते हैं उनमें हेलिब्रस चोटी की दवा है। आर्निका और नेट्रम सल्फ और आर्निका और ओपियम, ये दो कॉम्बिनेशन अपने अपने हालात के मुताबिक बहुत आला असर रखते हैं। अगर दिमाग बिल्कुल मुख्तल हो जाए, बेहोश हो जाए मरीज़, फालजी असरातदार हो जाए, तो उसमें आर्निका और ओपियम से बेहतर कोई दवा नहीं है। अगर मेडल्ला पर बुरा असर पड़े हों, यानी पिछले हिस्से पर शॉक हुआ हो, और बदअसरात जो मेडल्ला ऑब्लांगेटा के फेल पर बदअसर पड़ते हैं, उनके लिए आर्निका और नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी दवा है। और अगर शुरू में दी जाए तो चोट के नतीजे में दिमाग पर रहने वाले बदअसरात जो रीढ़ की हड्डी में नीचे उतरते हैं, उसमें खुसूसन ये बहुत मुफीद है, समझे। और तीसरी है हेलिब्रस। हेलिब्रस नाइगर जो सर की चोटों के बदअसरात बाकी रह जाते हैं उनको दूर करने और साफ करने में बेहतरीन कारगर होती है। पैथोलॉजिकल रेमेडी क्या होगी डॉक्टर साहब, इसके क्या तशरीह है आपके नज़दीक? इस वक्त सारी तो जहन में नहीं आती। फालजी लामतें तो बहरहाल उसमें होंगी ऊपर की सेंट्रल पैथोलॉजी जी से मुराद जिस्म के अंदरूनी जी मिजाज से तर उठने वाली मुझे खुद ब खुद होती है, ना कि बैक्टीरिया वगैरह से, वो नहीं हैं? जी नहीं ये नहीं। नहीं पैथोलॉजी से क्या मुराद है फिर? पैथोलॉजी क्या मर्ज के अपनी इलामतें? जो पैथोलॉजी तो पैथोलॉजी कहते हैं कि जो बिगड़ी हुई फिजियोलॉजी है किसी वजह से भी, क्या जो आम जिस्म की जो फंक्शन है वो बिगड़ जाए, उसको पैथोलॉजी कह देते हैं। अच्छा, वो उसकी वजूहात तो फिर ये इन मानों में ही है यहाँ। जी जरूर। पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर से मुराद यहाँ ये है कि चोट लगने के बाद जिस्म के कोई फंक्शन रोजमर्रा के जो उसके अवामिल हैं जी उनमें फर्क पड़ चुका हो, जी तो उनको बहाल करने के लिए हेलिब्रस नाइगर अच्छी दवा है। ठीक है ठीक है। जी जरूर। और हेपस सल्फ की खास बात, हेपस सल्फ फोड़े फुंसियों की जिनमें दर्द का एहसास ज़्यादा हो, बेहतरीन दवा है। कोई दवा इसका मुकाबला नहीं करती। अगर दर्द का एहसास ज़्यादा हो
تو ہیپاسلف سے اچھی کوئی دوا نہیں ہے. ہر قسم کے پھوڑے پھنسیوں زخموں وغیرہ میں یہ مفید ہے. لیکن زخموں میں ضمن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیلنڈولا کا اکثر استعمال تھوڑی طاقت میں لوشن کے طور پر کیا جاتا ہے، مگر اندرونی زخم جہاں لوشن پہنچتے بھی نہیں اور بیرونی زخم بھی جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں، ان میں کیلنڈولا 200 سے بہتر کوئی دوا نہیں. کیلنڈولا 200 اور ہیپاسلف وغیرہ میں فرق یہ ہے کہ ہیپاسلف اور سلیشیا وغیرہ انفیکشن کا مقابلہ کرتی ہیں، اور کیلنڈولا وہ اندرونی جسمانی کمزوری جس کے ذریعے جو ریپیئر کا کام، مرمت کا کام سست پڑ جاتا ہے یا مرمت کے کام کی اہلیت نہیں رہتی جسم میں، اس میں کیلنڈولا مفید ہے. اس لیے اگر ایسے مریض جن کے آپریشن ہوئے ہیں اور مین نہیں کر رہا ہے، ان کو دھاگوں سے سی بھی دیں، جتنی مرضی پنسلین دیں، اینٹی بایوٹک دیں، وہ جڑتے نہیں ہیں، ان میں یہ مفید ہے. اگر ریڈیشن کے ذریعے اس کے ارد گرد کے سیل کو ضائع نہ کر دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں کیلنڈولا 200 میں بہت چوٹی کا اثر رکھنے والی دوا ہے. اس کے علاوہ مقامی طور پر شہد اگر لگایا جائے خالص تو پھر امید ہے کچھ، کیونکہ پرانے گندے زخموں کو جو ہیل نہ کر رہے ہوں، جو خود بخود رد عمل نہ دکھا رہے ہوں صحت کی طرف، ان کے لیے شہد کا مقامی استعمال بہترین ثابت ہوتا ہے. بیڈ سورس کے لیے کون سی دوا دیتے ہیں آپ لوگ؟ پتہ ہے بیڈ سورس کے لیے ہر ہومیوپیتھ کے دماغ میں فوراً کیا دوا آئے گی؟ آرنیکا بیڈ سورس کے لیے سب سے پہلے دماغ میں آنی چاہیے. لیکن آرنیکا کے بعد کیلنڈولا سے بھی زیادہ ضروری ہائپیریکم ہے. ہائپیریکم 200 میں اگر آرنیکا کے ناکامی کے بعد دی جائے تو وہ بسا اوقات مفید ثابت ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ بھی جو کیلنڈولا 200 ہے یہ استعمال کی جائے. لیکن ڈاکٹر اس کا لوشن بنا کے دیتے ہیں، جو بیک میں سول میں لگاتے ہیں، لوشن بنا کے لگایا، وہ بڑا جھگڑا ہے فضول. میں نے تو کبھی بھی نہیں استعمال کیا، 1-2 دفعہ کیا تھا، پھر میں تنگ آ گیا، اس میں خاص میں نے فائدہ بھی نہیں دیکھا اتنا. سب سے اچھا یہی ہے اونچی طاقت میں اندرونی دو. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کالی بیکرم پرانے ٹھہرے ہوئے نزلوں میں بہت مفید ہے، اور پلسٹیلا بھی کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں کہ پلسٹیلا کرونک کیسز میں مفید ہے. لیکن کرونک کیسز میں تب مفید ہے اگر نان سٹرنگی ہو. نزلہ جو سٹرنگز والا جس میں دھاگے بنتے ہیں، ان میں کوکس چوٹی کی دوا ہے، اور کالی بائکرم میں بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا دکھایا تھا کہ اس میں بھی تار بنتے ہیں، اور کافی ٹینیشس تار بنتے ہیں. تو پلسٹیلا اور اس کا یہ فرق ہے کہ پلسٹیلا میں جو بھی پس بنتی ہے وہ پھسپسی سی بنتی ہے، وہ آپس میں جڑی ہوئی دھاگوں کی شکل میں نہیں ہوتی. قرآن نزلے میں اگر آپ نے یہ 2 چیزیں دینی ہیں تو یہ اس فرق کے ساتھ دیں. سردیوں میں کوکس قابلیت حاصل ہوگی، اور گرمیوں میں یا ہر موسم میں کالی بائکرم اگر دھاگے دار ہو اور کوکس فیل کر جائے، اور اگر پس ہو عام تو پھر پلسٹیلا. کالی برومیٹم کیلوں کی بہت اچھی دوا ہے، اس لیے میں اسے ہمیشہ سلیشیا کے ساتھ ملا کے دیتا ہوں، اور اکثر صورتوں میں بہت نمایاں فرق پڑ جاتا ہے.
चेहरे बाज पिछाने नहीं जाते, कील पे कील जब उगें और लोगों को दबाकर निकालने की आदत हो तो सारी जिल्द बिल्कुल बिगड़ जाती है। चेचक का एक अपना मंजर है कि ये और भी ज़्यादा मनहूस चीज़ हो जाती है, सारी उखड़ी उखड़ी, सारी बुरे हाल, ऊंच नीच बेहद पैदा हो जाते हैं। उसमें अगर काली ब्रोमेटम और सिलीशिया मिला के दी जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर खुदा के फजल से अक्सर चेहरे साफ हो जाते हैं। और लाइकोपोडियम और लैकेसिस आप जानते हैं, पहले मैं बता चुका हूं। कोई और ख़ास बात इनकी, लाइकोपोडियम तकरीर का खौफ, जिस तरह यानी वो था ना खौफ इम्तिहान का, उसके मुकाबले पर अगर तकरीर का खौफ हो तो उसमें लाइकोपोडियम मुफीद है। और लैकेसिस तो एलर्जी जो आजकल हो रही है, सर्दियों से गर्मियों में जाते वक्त जो एलर्जीज पैदा होती हैं, अब अगरचे हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इंग्लिस्तान वगैरह में जो मौसम है वो बार बार वापस मुड़ते हैं सर्दी की तरफ, फिर बहार के दौर में से गुजर कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रिपीटेडली होता जाता है। इसलिए हर ऐसे मौसम में लैकेसिस फिर भी मुफीद साबित होती है, अगरचे गर्मियाँ आ चुकी हैं। बाज़ मरीज़ हैं जिनको नज़ला शुरू हुआ फिर दमा हो, उनको मैं लैकेसिस ऊँची ताकत में देता हूँ, खुदा के फजल से ठीक हो जाते हैं, यानी बस आगे नहीं बढ़ता। और दूसरी दवा है नेट्रमोर, ये बेसिलिनम के साथ मिला के इन्फ्लुएंजिनम भी मिला लें साथ, तो इस किस्म के नज़ले ज़ुकाम खांसियाँ जो एलर्जीज से पैदा हो रही हैं, इनमें ये बहुत अहम दवा है, नेट्रमोर, बेसिलिनम और इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम नाम भी मिले तो नेट्रमोर और बेसिलिनम दे दें। नेट्रमोर में एक और बात यह है जिससे याद रखना चाहिए कि नफ्सियाती तकलीफ़ों की वजह से जो जिस्मानी मरज़ बन जाएं, उनमें नेट्रमोर बहुत असरअंदाज होती है। और सदमों की वजह से जो दिमागी इलामतें पैदा हो जाएं, उनमें भी बहुत मुफीद है। यानी दिमागी इलामतें जब जिस्मानी अमराज में तब्दील हों तब भी नेट्रमोर मुफीद है। और सदमे बराह रास्त दिमाग पर असरअंदाज हो जाएं और बाद मरीज़ पागल हो जाएं या नींद पागल हो जाएं, तो उनके लिए भी नेट्रमोर बहुत अहम दवा है। बाद ऐसे केसेस में जहाँ चोटी के डॉक्टरों ने इलाज किए, ठीक नहीं हुए, तो मुझे मैंने नेट्रमोर तजवीज़ की तो अल्लाह ताला के फजल से उसी से ठीक हो गया। तो इसलिए ये नेट्रमोर का जज्बात के साथ एक ताल्लुक़ है। और अजीब बात है कि नेट्रमोर आंसुओं के साथ ताल्लुक़ रखती है, छींकों के साथ ताल्लुक़ रखती है, आंसुओं के साथ ताल्लुक़ रखती है। बस नेट्रमोर का गहरे गम से ताल्लुक़ है और इसकी बारी इग्नेशिया के बाद आती है, उससे ज़्यादा ताकतवर है, क्रॉनिक है। बस गम को दूर करने के लिए जो बैठ चुका हो दिल में, बराह रास्त ये मुफीद है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गम के बद असरात जो जहन पर पड़ जाएं या जिस्म पर बैठ जाएं, उनके लिए ये है। और बहुत गहरा असर रखने वाली दवा है। बच्चों की बनावट और साख्त में कमज़ोरी पैदा हो जाए, उसके लिए बेहतरीन दवा है। बोलने की ताकत पर बुरा असर पड़े, चलने की ताकत पर बुरा असर पड़े, दोनों सूरतों में नेट्रमोर मुफीद है। हालांकि कलकेरिया काब टांगों के लिए तो मुफीद है, मगर बोलने के लिए नहीं। इस तरह बेराटा कार्ब है जो दिमागी तो कमज़ोरियों के लिए तो मुफीद है, लेकिन टांगों की कमज़ोरी खसूसियत से उसमें नहीं लिखी होती। या सारा जिस्म ही बौना सा होगा, मगर जहाँ टांगों की हो और बोलने की, दोनों जगह कमज़ोरी हो। और ऐसा मरीज अक्सर सोखे का होता है। सोखा ना भी हो तो तब भी नेट्रमोर काम करेगा, और सोखा हो तब भी काम करेगा। तो सोखे में भी याद रखें नेट्रमोर बहुत मुफीद है। इसको मैंने तजरबतन नमक में मिला के भी दिया हुआ है और इसने काम किया। अब ये अजीब बात है
کہ نمک کی پوٹینسی نمک میں ملا کر دو تو کیوں کام کرے گی وہ، کیونکہ نمک تو بالکل ٹھوس چیز ہے. اس کی وجہ اس کا مجھے اس لیے خیال آیا کہ پوٹینسی ہم جتنی اونچی کر دیتے ہیں جب منہ میں جاتی ہے تو منہ کے اندر جو موجود نمک ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ناممکن ہے کہ اس دروازے سے گزرے بغیر یہ جسم میں داخل ہو سکے، کیونکہ چوسنے سے جذب ہوتی ہے اور وہ سیلز جن سے گزرتی ہے وہ لیپ ہلکا ہلکا مختلف مادوں کا جو منہ میں رہتا ہے ان سب میں نمکیات اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہومیوپیتھی کی پوٹینسی ہے اس سے اربوں گنا زیادہ نمک موجود ہے. اگر کام کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے پوٹینسی ایک ایسی حالت میں منتقل ہو چکی ہے جہاں مادے نمک کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اور واقعہ یہی ہے. پھر مادی نمک اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس تجربے کی خاطر میں نے یہ کر کے دیکھا اور مفید دیکھا، لیکن روٹین کے طور پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تھی کہ نمک میں ڈال کے دو نمک کو، اور میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اور فائدہ دیکھا ہے اس کا. نیٹریم لور کی طرف لوگ کم توجہ دیتے ہیں، حالانکہ بہت سی ہماری بیماریاں نیٹریم لور کے بگڑنے سے پیدا ہوتی ہیں جسم میں، کیونکہ غذا کا روزمرہ کا حصہ ہے اور انسانی بدن کی صحت کے لیے اس کا توازن بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ 12 نمکیات میں سے ہے جو بنیادی نمکیات ہیں اور ان میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے نیٹریم لور کو اپنے روزمرہ کے استعمال میں زیادہ یاد رکھا کریں. سمجھ گئے ہیں؟ فاسفورس میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ نہیں؟ فاسفورس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپریشن سے پہلے جس طرح ہم وہ آرنیکا دیتے ہیں، اگر فاسفورس بھی دے دی جائے آرنیکا کے بعد یا پہلے تو اونچی طاقت میں یہ آپریشن کی کمپلیکیشن سے بچانے میں مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے. اگر یہ خطرہ ہو کہ اب آپریشن میں کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی تو اس کے استعمال کے بعد سرجنز بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی کمپلیکیشن ظاہر نہیں ہوتی جو ان کو خطرہ ہوتا ہے. تو بعض سرجنز اظہار کرتے ہیں کہ آپریشن کمپلیکیٹڈ ہے، یعنی الجھا ہوا سا ہے، پیچیدگیوں کا خطرہ ہے. اس وقت آرنیکا اگر دیا بھی ہو تو فاسفورس ضرور دیں، اور فاسفورس کے علاوہ آرنیکا دے دیں تو اس کا اپنا فائدہ الگ ہے. ان دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں. ڈینٹل آپریشنز میں یہ بہت مفید ہے. ہم نے پتہ نہیں ان کو دیا تھا کہ نہیں ماجد صاحب کو فاسفورس، ہاں اوہو بس یہی غلطی ہو گئی ہے. وہ عتیقہ ہے نا، ان کے میاں نے ان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. ان کے دانت کا آپریشن کیا ایسا خوفناک کہ اس کا درد ہٹتا ہی نہیں ہے. عتیقہ بتا دینا ان کو. تو آپ کی کافی شہرت ہو گئی دنیا میں. فاسفورس نہیں دماغ میں آیا، مجھے بھی کل خیال نہیں آیا، حالانکہ فاسفورس دانت کے آپریشن کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تھا تو دانتوں کے مریضوں میں اکثر استعمال کیا کرتا اور بہت ہی مفید دیکھا ہے اس کو. آپریشن سے پہلے بھی دے دیتے تھے اور بعد میں بھی. اور آپ کی بیگ میں سارا کا بھی غالباً اسی کا کیس تھا، نہیں نہ دیا فاسفورس. دیکھ لیں اب تو ضرورت نہیں رہی ہے. کیا بلکہ ہمارے اچھا تو فاسفورس کھا کے چلی جانا، ٹھیک ہے. پری آپریشن کے لیے ویسے بھی مفید ہے فاسفورس، اور دانت کے آپریشن میں تو چوٹی کی دوا ہے. اور سلفیورک ایسڈ کس چیز میں مفید ہے؟ بس حد ہوگی، جو نہ کسی نے پینی نہ کام آئے وہ آپ کو خوب یاد ہو گیا. سلفیورک ایسڈ کا ایک استعمال ہے جو لوگ اکثر نہیں کرتے اور ہے بہت ضروری،
क्योंकि आर्मी का चोटों के मामले में हर जगह पूरा असर नहीं दिखाती। कई मरीज ऐसे देखे हैं जिनमें चोटों के बाद नींद जारी रहते हैं, बदन में दर्दें बाकी रह जाती हैं। तो लास्टिंग इफेक्ट्स जो हैं चोटों के बाद, उनका बेहतरीन इलाज सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ताकतवर है। और अगर आर्मी का कभी ना भी हो और सल्फ्यूरिक एसिड हो तो सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लें, आर्मी का वाला काम ये भी दिखा देती है, समझे? तो एसिड सल्फ को याद रखें चोटों के बद असरात पर। और ऐसे जिस्म के दर्दों में जहां चोटें ना भी हों लेकिन महसूस ये हो, जैसे चोटें खाने के बाद नींद बुखार की कैफियत और दर्दों की कैफियत है, बड़ी बदमजा करने वाली कैफियत है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत मुफीद है। अच्छा अभी है वक्त थोड़ा सा। दमा आजकल यहाँ बहुत चलता है, उसमें कौन सी इलामत है खास जिसमें सुराइनम काम आता है, याद है आपको? हैं? सर्दी तो और जगहों में होती है। बाजू फैलाने से आराम, जितना करीब करोगे उतनी घबराहट होगी। तो जिन मरीजों में, दमे के मरीजों में बगल के पास बाजू आने से घबराहट बढ़ जाए और दमा बढ़ जाए, वो अक्सर फैला के रखते हैं, अपने हाथ फैला के रखते हैं। उनको सोलानम दें, एक ही खुराक उनको लिए दमा को ठीक करने में मुफीद हो जाती है। 1000 में आप दे दें बेशक, बहुत मुफीद दवा है। और अगर अंगूठे क्रैक हुए हों और नाखून क्रैक हुए हों, उनकी कौन सी दवा है? एंटीमोनियम क्रूड और नाइट्रिक एसिड। नेट्रम सल्फ नहीं, नाइट्रिक एसिड। नेट्रम सल्फ भी है, नेट्रम तो वो है उंगली के नाखूनों के, ये जो है ना वो साथ ये जो जुड़ा हुआ चमड़ा, जिल्द और नाखून का जोड़, यहाँ से वो बाल जैसे उखड़ने शुरू हो जाते हैं, धागे हैं, चढ़े कहते हैं, चढ़ा उठिए। नहीं पता, ऐसा अक्सर पंजाबियों को भी नहीं आता। वो जो गोश्त का एक धागा सा वो उखड़ता है और हाथ लगे तो बहुत तकलीफ देता है, उसको नोच लो तो वहां से फिर वहां से उखड़ना शुरू हो जाता है, वो बड़ी मुसीबत है एक। उसके लिए नेट्रेमेर बेहतरीन दवा है। और होंठों के किनारों में भी अगर ये हो कैफियत, उसमें भी नेट्रेमेर मुफीद है। लेकिन ये जो दवा है दूसरी, एंटीमोनियम क्रूड और नाइट्रिक एसिड, इनका ताल्लुक नाखून की ज़ात से है। नाखून क्रैक कर जाएं, फटने लग जाएं, या उनमें लकीरें उभर जाएं ज़्यादा और बदसूरत हो जाएं, तो नाखून अगर पिचक के, ऐसे नाखून पिचक के साथ बैठ जाएं तो सोलाइनम दवा है उसकी। वो बेजान होके वो बिल्कुल चिपक जाते हैं और पूरा अंगूठा ही लगता बैठ गया है। उस सूरत में सोलाइनम देने के बाद फिर अगर जरूरत पड़े दूसरी दवा दें। लेकिन वैसे उभरे उभरे क्रैक्स हों, उनके इर्द गिर्द बाद मौके भी होते हैं, उनमें नाइट्रिक एसिड और एंटीमोनियम क्रूड, ये 2 दवाएं मुफीद हैं। और नाइट्रिक एसिड का एक ऐसा इस्तेमाल है जो शाज़ लोग जानते हैं, हालांकि आजकल के ज़माने में ज़रूरत उसकी है। पेनिसिलिन वगैरह की दवाएं जैसे जो एंटीबायोटिक हैं, उनके टीकों से या इस्तेमाल से अगर असहाल लग जाएं तो उनका बेहतरीन इलाज नाइट्रिक एसिड है, समझे? अब ये अजीब बात है कि पेनिसिलिन और नाइट्रिक एसिड में एक कदर मुश्तरक भी है। सिफिलिस का बेहतरीन इलाज अब तक जो साबित हुआ है वो पेनिसिलिन है। 1 महीना कम से कम
बल्कि बाज़ डॉक्टर 3 महीने कहते हैं मुसलसल पेनिसिलिन दी जाए तो सिर्फ सिफिलिस की अलामतें गायब हो जाती हैं। और नाइट्रिक एसिड भी होम्योपैथिक में सिफिलिस का बेहतरीन इलाज है। तो अब देखें इन दोनों के जोड़ कहाँ कहाँ निकलते हैं आपस में आके। असहाल जो पेनिसिलिन से लगे उसको नाइट्रिक एसिड ठीक करता है। अब याद रहेगा ना इस हवाले से। अब हर बेचारे साल के मरीज से ये ना पूछना शुरू कर दिया सिफिलिस तो नहीं हुआ था कहीं, या पेनिसिलिन तो नहीं लगी। पेनिसिलिन जो लगने वाले मरीज खुद बताते हैं कि इतनी देर से हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं और असहाल जो खत्म नहीं हो रहा है, उस सूरत में ये देने चाहिए। ऑपरेशन के बाद भी जो हवाएं पैदा होती हैं उनमें वही दवाएं हैं जो पहले बता चुका हूं। कौन कौन सी हैं? कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना मगर इसमें पर्स्टिला और कॉस्टिकम को भी दाखिल कर लें। बाज औरतों को मेंसेस से पहले वर्म पैदा हो जाते हैं जिस्म में, पाँव हाथ वगैरह में या पेट पर एडिमा जो फुलफुले वर्म हैं, उनकी बेहतरीन दवा एपोसाइनम है। क्योंकि एपोसाइनम की ज़ात में ये बात दाखिल है कि जिस्म फूल जाता है और उसके अंदर पानी रिटेन करने का रुझान बढ़ जाता है। और रेडिएशन और एक्सरे वगैरह का एंटीडोट क्या है? एक्सरेज और रेडिएशन वगैरह का एंटीडोट एक्सरे दवाई जो दवाई एक्सरे फास्फोरस। रेडिएशन का सबसे ज्यादा ताकतवर एंटीडोट फास्फोरस है और रेडियोब्रोमेटम भी है। लेकिन रेडियोब्रोमेटम क्योंकि खुद रेडियो एक्टिव होने की वजह से है, इसलिए ये आइसोपैथी है, होम्योपैथी नहीं है। यानी मरज से इलाज की उसी मरज से इलाज, इसको आइसोपैथी कहते हैं। और होम्योपैथी कहते हैं मरज का मिलते जुलते जहर या मरज से इलाज, उससे नहीं। मतलब नजले का इलाज नजले से अगर हो तो ये आइसोपैथी है। चेचक का इलाज चेचक से हो तो आइसोपैथी है। लेकिन अगर नजले का इलाज नाक से की दवा से है मसलन, या नेक्टमोर से है जो अपनी ज़ात में एक अलग जहर है, तो इसको होम्योपैथी कहते हैं। तो होम्योपैथिक रेडिएशन की दवा, रेडिएशन की होम्योपैथिक दवा फास्फोरस है, ये याद रखें। और अगर रेडियोब्रोमेटर में इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ऊंचा ध्यान जाना पड़ेगा, छोटी ताकत में ज़्यादा मुफीद नहीं हो सकती। नहीं हो गया वक्त? अच्छा, अब तुम्हारा मतलब काफी जोश के साथ मैंने मुट्ठी बंद की है। ज्यादा वक्त हो गया कुछ? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी तकलीफें तो मैं आप सबको बता चुका हूँ। इसमें आपने फर्क जो चीजें लिखनी है ना अपने पढ़ाई हुई दवाओं में, उसमें ये दाखिल कर लें जो नोट्स हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह जो अगली जिल्द तैयार होगी, जो काफी लंबी हो गई है, अब 100 के करीब बन जानी है और दुआएं। ठीक है, चलो सर। तीसरी बनेगी वापसी। क्या तीसरी वापसी का सफर होगी? वो- तीसरी जिले चौथी, तीसरी और चौथी? वापसी ठीक है, अब कल से ये शुरू करेंगे दुआएं।